नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर श्री सुबोध नारायण मालाकार जी अति पिछड़ा वर्ग के ऑफिस में आए हुए हैं। वो प्रगतिशील विचार के आदमी हैं और चाहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे सुधार हो, अंतिम व्यक्ति का कैसे उन्नयन हो, इस पर हर समय चिंतनशील रहते हैं। इसी क्रम में बिहार में और पूरे देश में घूम कर एक नया रास्ता तैयार करने की मुहिम में जुड़े हुए हैं। हम लोगों को खुशी है कि अति पिछड़ा वंचित दलित वर्ग के लिए खासकर उन्होंने जो भूमिका अदा की है, उन्होंने अपने भाषण के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा जगाने का प्रयास किए हैं, अपने हक अधिकार को लेने का प्रयास किए हैं। तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही आज जो ये आए हुए थे तो प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में आए हुए थे। बड़ी खुशी है कि हमारी मुलाकात हो गई और इसी संदर्भ में हमने आमंत्रित किया कि आप आएँ और अति पिछड़ा समाज, वंचित समाज, दलित समाज, जो समाज बचे हुए हैं जिसका कोई रहनुमा नहीं है, उसको कैसे आगे लाया जाए, मेन स्ट्रीम में देश के विकास में सबके सहयोग कैसे हो। तो उन्होंने अपना स्वीकृति प्रदान की और हम लोग के बीच में आए हुए हैं। हम सर से चाहेंगे कि शोषित, वंचित, अति पिछड़े दलितों के शोषण में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की नीतियाँ कहाँ तक माने जिम्मेदार है, जो उसको नीतिगत रूप से उठने नहीं देगी। सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे विचारों को प्रस्तुत करने और समझने के लिए आपने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया है। मैं विजय जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और विजय जी से हमारी एक लंबा हमेशा एक जो है सिलसिला संबंधों का रहा है और इस आधार पर हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि उन्होंने मुझे अपना समझ करके इस ऑफिस में निमंत्रित किया और मैं यहाँ आकर के कुछ सवालों को रखना चाहता हूँ। सवाल नहीं रखना चाहता हूँ बल्कि एक ऐसी समझ जो कि समाज के अंतिम पदान पर जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए इस दुनिया में जिन लोगों ने भी संघर्ष किया वह नमन योग्य है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में का विद्यार्थी हूँ, तो मेरी एक समझ एक अंतर्राष्ट्रीय ही होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब घेटों की चर्चा की, अमेरिका के ब्लैक्स की चर्चा की, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जहाँ कहीं भी सबसे उपेक्षित लोग थे उसको अध्ययन करते हुए भारत के सबसे बहिष्कृत और उपेक्षित लोगों के जीवन के साथ अपना संबंध बनाए और उनके उद्धार के लिए और उनके इम्यूनिसिपेशन के लिए या उनके जीवन में अच्छा चीज़ आए उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसीलिए हम यह समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, इस दौर में दूसरे और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने समाज के अंतिम पदान पर जो लोग हैं उसके लिए काम किया, उनका भी हम बहुत ही ज़्यादा आदर करते हैं। उसमें ज्योतिबा फूले हैं और ज्योतिबा फूले एक ऐसे विद्वान थे जो न केवल जाति उत्पीड़न के खिलाफ बल्कि किसान के पावड़े भी उन्होंने लिखे और जो उस समय के कृषक लोगों के ऊपर टैक्स लगा था, उस टैक्स के कारण जो उनकी ज़िंदगी में बर्बादी आई थी, तो उस बर्बादी के से निजात पाने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने अपनी बहुत लंबी तकरीर अंग्रेजी में दी और अंतोगत्वा उन्होंने
खेत मजदूर के सवाल को भी, टैक्स मुक्ति के सवाल को उठा करके और उसमें आम जनता के भी ज़िंदगी में भी एक दखलंदाजी दे करके कि केवल निजी जातियों के नहीं बल्कि दूसरे लोग भी थे, इसीलिए उनको, ज्योतिबा फुले को हमने याद किया। वो हैं हमारे कबीर हैं, रैदास हैं, जिन लोगों ने अच्छाई के लिए और समाज में व्याप्त बुराई के खिलाफ अपनी एक समझ रखी और आदमी को आदमी के बराबरी में लाने के लिए जिन लोगों ने भी प्रयास किया वो सभी नमन के योग्य हैं और हम उनके सबके शुक्रगुजार हैं कि आज के इस स्थिति में हम लोग जिस काबिल हैं उन लोगों के संघर्ष के बदौलत है। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम यह जानते हैं कि ये जो समाज के बहिष्कृत लोग हैं इसका कई वर्गों में मूल्यांकन होता रहा है। 1931 की जनगणना में जो चीज़ें निर्धारित की गई वो जो जिसमें कि उसने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के सवाल को बाबा साहब ने संविधान में अंतर्भूत किया, उसमें प्रविष्ट कराया। और ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के पैमाने पर जो कुछ भी नीतियाँ बनी वो उसको कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो अफर्मेटिव एक्शन जो दुनिया के पैमाने पर बना तो बाबा साहब ने अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने देखा अफर्मेटिव एक्शन एक बात है, लेकिन अफर्मेटिव एक्शन के अंदर अधिकार को सुनिश्चित करना वो संविधान के माध्यम से ही होगा। अफर्मेटिव एक्शंस दुनिया के पैमाने पर एक पॉलिसी है, चाहे मलेशिया में हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो, या चाहे अमेरिका में हो। पॉलिसी को हमेशा 5 वर्ष 4 वर्ष में मूल्यांकन कर उसे ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन संविधान के अंतर्गत पूरी तरह किसी चीज़ को रख दीजिएगा तो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। बाबा साहब ने सबसे बहुत जो महत्वपूर्ण काम किया कि SC ST को कोई जात के हिसाब से नहीं, शेड्यूल्ड के हिसाब से उसने परिभाषित किया और उसको संविधान का हिस्सा बना दिया, रिजर्वेशन को। इसलिए बाबा साहब का महत्व है कि इस रिजर्वेशन एक अधिकार के रूप में विकसित हो गया, न कि एक खाली साधारण नीति जो 5 वर्ष के बाद वो ख़त्म हो जाए। अफर्मेटिव एक्शन वैसा, इसीलिए कभी कभी लोगों को अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन में अंतर करना चाहिए। रिजर्वेशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, अफर्मेटिव एक्शन दुनिया के किसी भी हिस्से में एक नीतिगत विशेषता हो सकती है और नीति किसी समय चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये अधिकार संविधान में देने के बाद आप चेंज करना बहुत मुश्किल है, चेंज संशोधन करने के बाद ही होगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उन्होंने पिछड़ी जाति के बहुत सारे लीडरों के साथ बातचीत की, लेकिन उस समय पिछड़ी जाति के लीडर इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके दिल में एक बात थी कि पिछड़ी जातियों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा अभी नहीं लेना चाहते हैं तो पिछड़ी जाति का एक आयोग संविधान के एक जिम्मेवारी है, आने वाले समय में एक आयोग जरूर बनाना चाहिए और आयोग का जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो काका कालेलकर आयोग उसी के लाइफ में सरकार ने बनाया और काका कालेलकर आयोग की जब रिपोर्ट तैयार हो रही थी तो उसमें बहुत सारे सकारात्मक बिंदुएं थीं, लेकिन बाद में काका कालेलकर ने उन सारे सकारात्मक बिंदुओं को फिर से उसने पलट दिया और ऐसा रिपोर्ट दे दिया कि वो पिछड़ी जातियों के खिलाफ। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में नहीं रखा, लेकिन आयोग की बनाने और आयोग के रिपोर्ट की जिम्मेदारी तो भारत सरकार पर रह ही गई। इसी क्रम में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 1978 में जा कर के फिर बीपी मंडल के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग का
गठन हुआ, उन्होंने रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट को जाकर मैं समझता हूँ 1990 के अंतिम 80 में। हाँ 90 में 90 के अंत में लागू किया गया, जब बीपी सिंह की सरकार 80 में बना था। बना। वो तो रिपोर्ट दे दिए, लेकिन पार्लियामेंट में वो भी टेबल हुआ बहुत दिन के बाद। तब 90 में जब हुआ तो उसमें एक ही बात थी, वो थी कि नौकरी में आरक्षण। लेकिन बाबा साहब का दूसरा सपना रह ही गया था कि शिक्षा में आरक्षण नहीं था। तो शिक्षा में आरक्षण 2006 में आया। वो जब कांग्रेस की सरकार में कौन सिंह थे, अर्जुन सिंह के समय में शिक्षा के अंदर ओबीसी को मिलना चाहिए। अब एक बात ये है कि ये जो हमारा ओबीसी के रिजर्वेशन शिक्षा और नौकरी दोनों में मुकम्मल हो गया, हालांकि प्रतिरोध हुआ, लेकिन ये एक संवैधानिक स्थिति है तो वो उससे टस से मस नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां मिली। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर आने वाले लोग इस संवैधानिक अधिकार को पूरी तरह उजागर कर सके, वैसा पूरी तरह उसको दे सके, ऐसा उसने बजाय ये प्रयास करने का उसको उसके स्पिरिट को ही कम कर दिया और अंतोगत्वा बहुत कुछ उसको धुंधलाने का ही प्रयास किया। ये है पिछड़े वर्ग। लेकिन एक बात और है कि पिछड़े वर्ग के अंदर में भी बहुत सारे वर्गीकरण हैं और इस वर्गीकरण को महसूस किया गया दोनों आयोगों में। 1955 में जो काका कालेलकर था उसमें भी एक अति पिछड़े के शब्द का एहसास उसमें मौजूद था, प्रावधान मौजूद था, और इसमें भी अति पिछड़े के सवाल को उठाया, जिसके एक बहुत बड़े उसके मेंबर थे RL नायक। उन्होंने कहा कि अति पिछड़े को पिछड़े के अंदर मिलना चाहिए। तो पिछड़े के अंदर के वर्गीकरण का सवाल कई जगह मौजूद है, ये केवल यहाँ सवाल यहाँ का नहीं है बिहार का, बल्कि कहीं कहीं तो 5 लेयर बनाया गया है। दक्षिण भारत में कई लेयर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ शब्दों के खेल में वहाँ अति पिछड़ा नहीं बोला जाता है, बल्कि एक स्तर के हिसाब से कि इस स्तर के आदमी समाज का वर्गीकरण है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन उसने दी। एक बात ये समझ लेना जरूरी है कि पिछड़ों के अंदर जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा है उसके प्रति लोग संवेदनशील रहे हैं, उसके प्रति हम लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है, अति पिछड़े का सवाल बिहार में इसकी ऐतिहासिक स्थिति क्या है। जैसा कि मुझे मालूम है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, 1947 के बाद जब आज़ादी मिली तो पहला चीफ मिनिस्टर यहाँ श्री कृष्ण बाबू थे। तो श्री कृष्ण बाबू ने देखा कि पिछड़े वर्गों के अंदर कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जिसको अभी तक कोई बहुत सुविधा नहीं मिली, तो उन्होंने 2 वर्ग कर दिया था खुद एनेक्सर के नाम पर, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। ये उसी समय से चला आ रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कपूरी जी के फार्मूला जो 1978 में आए उसके पहले भी ये चल रहा था, जब से वो चीफ मिनिस्टर थे। और मैं उसका खुद जिम्मेदार हूँ कि TNB कॉलेज भागलपुर में मेरा जब एडमिशन हुआ इंटरमीडिएट साइंस में, तो हमको एनेक्सर 1 होने के कारण प्राथमिकता दी गई थी, और उसके आधार पर तो उस समय कपूरी जी का फार्मूला नहीं आया था। लेकिन कपूरी जी एक महान आदमी थे जिन्होंने इस पर तफसील से विचार किया और रिजर्वेशन के सवाल को उन्होंने बिहार में एक संगठित ढंग से लागू करने की बात सोची। इसी के सिलसिले में उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग के
को उन्होंने बनाया। ये मुंगेरी लाल आयोग ने मुख्य उसका काफ़ी अध्ययन किया था, काका कालेलकर का, और उसके जो सकारात्मक पक्ष थे उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब इस अति पिछड़े को प्राथमिकता देने के लिए जो है, और उसमें कितनी जातियां हैं, क्या है, नहीं है, इसके बारे में अध्ययन किया। और जब वो रिपोर्ट कपूरी जी के पास पहुंच गई तो कपूरी जी ने अति पिछड़े को एक अलग से प्रावधान करके 97 जातियां उस समय थी और उसको उन्होंने अति पिछड़ा घोषित करके और उसके बाद उसके अलग रिजर्वेशन का प्रतिशत उसने निर्धारित किया। थोड़ा सा बाद में चलकर संशोधन हुआ, पहले 26% था, फिर 20% को 12 और 8 में किया गया। 12 था अति पिछड़े को, 8 जो था पिछड़े को था। लेकिन जब झारखंड बन गया तो यकीनन जब ट्राइबल चल गए तो उसके जो रिजर्वेशन के कोटे थे प्रतिशत, उसको नीतीश कुमार ने 30% कर दिया है। 18-12 जैसा मुझे मालूम है, एग्जैक्टली यह एक रिसर्च का विषय है, 18-12 कर दिया गया है। और उन्होंने हर कोटे के अंदर महिला को भी आधा आधा रिजर्वेशन नीतीश जी के। ये बात सही है कि अति पिछड़ा का अलग अस्तित्व तो कपूरी जी ने इस्टेब्लिश किया, लेकिन इसका आयोग नहीं बना था। आयोग नीतीश कुमार ने अति पिछड़े वर्ग का आयोग बनाया, आयोग नहीं था बना था उसको। लेकिन इस आयोग के रिपोर्ट को इस सरकार ने भी टेबल नहीं किया और न ही इसके स्थिति को स्पष्ट किया। तो हम यह सोचते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग का जो आयोग था, जो उदयकांत चौधरी के अंतर्गत आयोग को रिपोर्ट दिया गया था, उसमें जो भी बातें हैं, उल्टी बातें हों, अच्छी बातें हों, वो आयोग का रिपोर्ट हमें प्रकाशित करके उस आयोग पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन यह जो है, ये बातें तो होती रही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी अति पिछड़े और ज़्यादा पिछड़े लोगों को सुविधा देने के बाद चल पड़ी थी, जिसमें राजनाथ सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने इस बात को कहा था और इसके आधार में उत्तर प्रदेश में भी एक सर्वे होने की बात चलने लगी कि अति पिछड़े की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी स्पष्ट हो। तो यह मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि अति पिछड़े के बारे में जो संवेदनशीलता थी, यह हर जगह एक बहुचर्चित चीज़ों के रूप में विकसित होने लगी। और इसी क्रम में केंद्र की सरकार ने रोहिणी कमीशन को भी बैठाया कि पिछड़े के अंदर क्या कैटेगराइजेशन है, और रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट अभी तक भी जो है टेबल नहीं किए गए। ये दुख की बात है और बहुत ही ज़्यादा देर करने से हम यह कह सकते हैं जस्टिस यदि डिले हो गया तो वो जस्टिस डिनाइड हो गया। जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाइड, और अब इस अति पिछड़े के लिए जस्टिस डिनाइड ही है। राष्ट्रीय पैमाने पर इसे किसी तरह का आरक्षण नहीं है। राज्य को ये अधिकार है, तो राज्य के अंतर्गत भी चुनाव के समीकरण को देखते हुए इसको बहुत टेम्पर किया जाता है। अति पिछड़े की जातियों को बहुत टेम्पर करके और चुनाव की राजनीति के साथ जोड़ा जाता है। इसमें मुकम्मल रूप से अति पिछड़े को कोई बहुत फायदा नहीं होने की स्थिति में आई है। इसका जो नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा और शिक्षा में जो हस्तक्षेप होने चाहिए, ये कम पड़ गया है, ये धीमा पड़ गया है, यह एक सच्चाई है। हम एक प्रगतिशील होने के नाते यह समझते हैं कि प्रगति किसकी? प्रगति उसकी जिसने कभी प्रगति को देखा नहीं। तो समाज के सबसे वंचित लोगों की प्रगति हमेशा हम लोगों के दिमाग में होती है। अति पिछड़ा समाज का सबसे वंचित तबका है। इसके अधिकार और राजनीतिक प्रक्रियाओं में, सरकारी प्रक्रियाओं में, नौकरशाही की प्रक्रियाओं में, शिक्षा के प्रक्रियाओं में
इसको किसी न किसी हालत से जगह मिलनी चाहिए। और इस दिशा में बिहार के बहुत संगठन काम करते हैं। हम आशाभरी दृष्टि से उनको देखते हैं कि वो एक परिणाम पर पहुँचे। उनकी बहुत कठिनाइयां हैं परिणाम पर पहुंचने में, लेकिन फिर भी संघर्षों की भी एक ताकत है। हो सकता है कुछ दिनों तक ये बातें छुपी है, लेकिन किसी न किसी समय यह एक दबावकारी रूप में इनका संघर्ष सामने आना ही है। और उस समय जो है हम अति पिछड़े के लोगों से यह भी निवेदन करेंगे कि अपनी समस्याओं को खूब अच्छी तरह अध्ययन करें और उसको मांग के रूप में प्रस्तुत करें। इनके कुछ मांग हमारे कहने से हम भी एक दिमाग में कुछ मांग रखते हैं, लेकिन हमारे अलावे भी उन लोग आपस में बहस करके कुछ मांगे दे सकते हैं। पहला, अति पिछड़े को क्रीमी लेयर से मुक्त किया जाए। नंबर 1 बहुत ज़बरदस्त बात है कि अति पिछड़े के ऊपर भी पिछड़े जैसा ही क्रीमी लेयर का जो है चीज़ थोप दिया गया है। दूसरी बात, अति पिछड़े का रिजर्वेशन जो है एक राष्ट्रीय पैमाने पर सुरक्षित किया गया। ये कोई सवाल बिहार के अंदर नहीं है। बिहार में भी जो सुरक्षित किया जाए तो उसे एक पूरी तरह आश्वासन दिया जाए कि नहीं, आपके परसेंटेज इतने के इतने लेंगे ही। दूसरी बात, हर वक्त अति पिछड़े के अंदर सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है कि किसे जो है इस हाशिए पर सबसे ज़्यादा कौन है, उसका प्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं, इसका कोई मैकेनिज़्म ज़रूर तैयार करना चाहिए। और जिन्हें एकदम रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उसको रिप्रेजेंटेशन देने का कोई न कोई मैकेनिज़्म तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अति पिछड़े और दलित की एक बहुत बड़ी संख्या है जिसके पास बसोबास नहीं। ये लोग रेलवे के ज़मीनों पर बसे हुए हैं, ये सरकारी पोखर में है, पंचायत के जो गैर बजरवा ज़मीन है उस पर बसे हुए हैं। लेकिन जिसके पास किसी रेसिडेंस का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी नागरिकता भी नहीं है और उसकी सुविधा के लिए कोई योजना भी नहीं बनाई जाती है। तो यह भी डाटा कलेक्ट किया जाए कि इसके भूमिहीनता इसकी कितनी है, और यदि भूमिहीन है तो इन्हें भूमि देकर सबसे पहले एक उसे रेसिडेंस दिया जाए, जिससे कि उसकी नागरिकता इस देश के अंदर मुकम्मल हो। जिसके पास ज़मीन नहीं, नागरिकता नहीं। हम कहते हैं नागरिकता, जिसके पास ज़मीन का घर का एड्रेस नहीं रहेगा तो नागरिकता नहीं मिलेगी। और ये लोग सरकार की ज़मीन पर बसे हुए हैं, इनके पास अपना व्यक्तिगत ज़मीन, उनको पट्टा दिया जाए। जहाँ वो बसे हुए हैं उनको वहीं पट्टा दिया जाए और उसको रेसिडेंस और नागरिकता की कैटेगरी उसे प्रदान की जाए। तो भूमि का सवाल। और सरकार से हम यह भी कहेंगे कि जो बजट आप बनाते हैं उस बजट का निर्धारण जो आप करते हैं तो जनसंख्या की जो स्थिति है उसके हिसाब से उसका बजट का बंटवारा करके वो बजट उसी पर खर्चा करना चाहिए जितना जनसंख्या के हिसाब से जिस पर बजट बनाते हैं। बजट को भी इधर डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए कई प्रकार से उसे आर्थिक मजबूती प्रदान करना जरूरी है, तभी वह एक मुकम्मल जो है एक वर्ग हमारे पास रहेगा जो दयनीय स्थिति से निकल करके और अपने आप को भी इस देश के अंदर एक भागीदार समझेगा, चेतनशील भागीदार, और जिसकी ज़रूरत, क्योंकि विशाल जनसंख्या पिछड़े की, ये अति पिछड़े ही, तो इनकी एक समाज के अंदर इसकी हैसियत स्थापित हो। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसी स्थिति को आप एक मूल्यांकन करें और उनके अधिकारों को आप सकारें और उसके अधिकारों की हिफाजत के लिए आगे आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारी प्रश्न थी दूसरी, लेकिन आपने जो अति पिछड़ों का सवाल, दलितों का सवाल पर भारत की स्थिति और बिहार की स्थिति के बारे में बोले तो अच्छा था, सुनना था। आपका जो विचार था हम लोग
समझना चाहते हैं और दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि उनके विचारों को माने कैसा इनका आपको विचार लगा कमेंट बॉक्स में भेजें। साथ ही हम अगले एपिसोड में चाहेंगे कि सर से कुछ और सवाल करें और सवाल के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करें कि हमारे गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा का कारण क्या है, हमें संघर्ष किस ओर ले जाना है। तो भाइयों, इसी के साथ जय भीम, जय कर्पूरी, नमस्कार।